हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने फॉरफीचर ऑफ शेयर्स के बारे में डिस्कशन करी थी। अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी तो उसका लिंक मैंने आई बटन में दे दिया, वहाँ से जाके देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन फॉरफीडेड शेयर्स को हम री इशू जब करते हैं तो उनकी क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जब इन शेयर्स को री इशू किया जाता है तो कौन कौन सी पॉइंट्स को ध्यान में रखा जाता है, और कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इस सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो जैसे हमने डिस्कस किया कि जो हमने ऑलरेडी शेयर्स फॉरफीड कर दिए होते हैं, इनको जब हम री इशू करते हैं तो उसको कहते हैं री इशू ऑफ फॉरफीडेड शेयर्स। द डायरेक्टर्स कैन आइदर कैंसल और री इशू द फॉरफीडेड शेयर्स। तो जो शेयर्स हमने फॉरफीड कर दिए होते हैं उन डायरेक्टर के पास दो चॉइसेस होती है। वो चाहे तो उन शेयर्स को कैंसिल कर सकते हैं या फिर उन शेयर्स को किसी और को री इशू कर सकते हैं। ठीक है। इन मोस्ट केसेस दे री इशू सच शेयर्स विच मे बी एट पार, एट प्रीमियम और एट ए डिस्काउंट। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में डायरेक्टर्स क्या करते हैं, वो उन शेयर्स को री इशू कर देते हैं। ठीक है। और जब वो री इशू करते हैं तो अगेन उनके पास चॉइस होती है, वो चाहे तो एट पार इशू कर सकते हैं, चाहे तो एट प्रीमियम इशू कर सकते हैं और चाहे तो डिस्काउंट पे भी कर सकते हैं। नॉर्मली हम शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं करते हैं, बट इन केस ऑफ री इशू this limitation is not there. Now, in this context, it may be noted that the amount of discount allowed cannot exceed the amount that had been received on forfeited shares at the time of initial issue, and that the discount allowed on a reissue of forfeited shares should be debited to the forfeited share account. तो इस पूरी लाइन का मतलब ये है कि जब हम डिस्काउंट पे तो इशू कर सकते हैं, लेकिन अगर हम डिस्काउंट पे इशू करेंगे शेयर्स को तो वो जो डिस्काउंट होगा वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम उतना हो सकता है जितना हमें उस पे रिसीव हो चुका है, जितनी अमाउंट हमें उन शेयर्स के ऊपर रिसीव हो चुकी है जो शेयर्स हम री इशू करने वाले हैं। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए 10 रुपये का एक शेयर था। ठीक है। उस पर हमें 2 रुपये मिले थे एप्लीकेशन पे, उसके बाद कुछ नहीं मिला, यानी कि हमें पर शेयर 20 रुपीज़ मिले हैं। ठीक है। अब जब हम फ्रेश री इशू करेंगे इस 10 को तो हम मैक्सिमम ये 2 रुपीज़ जो हमें मिल चुके हैं उतना ही डिस्काउंट दे सकते हैं, यानी कि मिनिमम टू मिनिमम हम 8 रुपये पे ये शेयर री इशू कर सकते हैं, इससे नीचे नहीं कर सकते क्योंकि 2 रुपीज़ ही है जो हमें उन शेयर्स पे इनिशियली रिसीव हुआ था। और अब ये जो डिस्काउंट हम देंगे, वो जो डिस्काउंट होगा वो शेयर फॉरफीडेड अकाउंट या फॉरफीडेड शेयर अकाउंट, जो भी जिस भी नाम से आपने अकाउंट खोला है अपनी बुक्स में, उसको डेबिट होगा। मतलब ये पहले शेयर फॉरफीडेड अकाउंट में क्या आती थी, हमारा प्रॉफिट आता था। अब क्या होगा, उसी प्रॉफिट में से हम अपना डिस्काउंट दे देंगे और जितना भी दिया है उतना इस प्रॉफिट को कम कर लेंगे। द बैलेंस इफ एनी लेफ्ट इन द शेयर फॉरफीडेड अकाउंट relating to reissued shares should be treated as capital profit and transferred to capital reserve account. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमने जैसे इस केस में 2 रुपीज़ का हमें डिस्काउंट मिला था। सपोज हमने इसको री इशू किया 9 रुपीज़ पे, 1 रुपी के डिस्काउंट के हमने इसको इशू कर दिया। अब हमने 1 रुपये का जो डिस्काउंट दिया है उससे हमारा प्रॉफिट कम हो गया। अब हमारे पास बुक्स में बचा है 1 रुपया प्रॉफिट। अब इस लाइन का मतलब ये है कि जब आपने वो शेयर्स री इशू कर दिए तो उसके ऊपर जितना भी पेंडिंग प्रॉफिट बचा है, अगर कुछ बचा है, अगर तो हम 2 पे ही दे देते तो प्रॉफिट कुछ भी नहीं बचता, तो बात खत्म हो जाती। लेकिन हमने 1 रुपये डिस्काउंट दिया तो 1 रुपया हमारा अभी भी प्रॉफिट है। उस प्रॉफिट को हमें कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करना है। ठीक है। जिन शेयर्स को हम री इशू कर चुके हैं उनका कोई भी प्रॉफिट हमारा फॉरफीडेड शेयर अकाउंट में नहीं होना चाहिए। मतलब ये हुआ कि फॉरफीडेड शेयर अकाउंट में एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वो अमाउंट होगी जो कि हमारे फॉरफीडेड शेयर्स को रिफ्लेक्ट कर रही है, उनके ऊपर जो अमाउंट मिली है। जो शेयर्स री इशू हो गए उनका कुछ भी फॉरफीडेड शेयर अकाउंट में नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो आई होप अब ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ कंपनी फॉरफीड्स 200 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच ऑन विच ₹600 हैड बीन रिसीव्ड, it can allow a maximum discount of ₹600 on their reissue. ठीक है। तो मान लो अगर हमने 200 शेयर्स इशू करे थे
और वो फोरफीड हो गए जिन पे हमें 600 रुपये मिले थे, यानी 3 रुपीज़ पर शेयर हमें मिला था। तो हम मैक्सिमम 3 रुपीज़ पर शेयर यानी 600 रुपीज़ का ही डिस्काउंट दे सकते हैं। Assuming that the company reissues these shares for rupees 1800 as fully paid। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने 9 रुपीज़ के हिसाब से ये शेयर्स इशू कर दिए। 200 शेयर्स थे ना, तो 9 रुपीज़ के हिसाब से 1800 रिसीव हो गया, यानी कि हमने 1 रुपी डिस्काउंट दे दिया। हमने पहले जो हमें मिला था वो मिला था 3 रुपीज़, यानी हमारा 2 रुपीज़ अभी भी प्रॉफिट में बचा है। ठीक है, तो इस केस में जो हम पहली एंट्री करेंगे री इशू की, उसमें क्या करेंगे, 200 रुपीज़ जो हमने डिस्काउंट की फॉर्म में दिया उसको शेयर फॉर फीचर अकाउंट में डेबिट कर देंगे। ये 200 कहाँ से आया, जो हमने 9 रुपीज़ पे इशू किए हैं, तो यानी 1 रुपी पर शेयर हमने डिस्काउंट दिया है, तो दैट मीन्स 200 शेयर पे 200 रुपीज़ डिस्काउंट आपका हो जाएगा। तो ये शेयर फॉर फीचर अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, जिससे हमारा वो प्रॉफिट कम हो जाएगा। और क्योंकि 1800 में हमें मिला है, तो हमारा बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट विद 1800, और इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे विद 2000 रुपीज़। अब ये तो हो गई री इशू की एंट्री। अब जो प्रॉफिट बचा है, अब हमारे पास 2 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से प्रॉफिट बचा है, यानी कि 400 रुपीज़ हमारा अभी प्रॉफिट है इन शेयर्स पे। तो वो 400 रुपीज़ जो है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। तो उसकी एंट्री क्या होगी, शेयर फॉर फीचर अकाउंट को 400 से हमने डेबिट कर दिया। इस ऐसा करने से हमारा ये शेयर फॉर फीचर अकाउंट क्लोज हो गया और कैपिटल रिजर्व अकाउंट में हमने 400 रुपीज़ ट्रांसफर कर दिए। ठीक है, सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। कैपिटल प्रॉफिट अराइजेज ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ द फोरफीडेड शेयर री इशूड एंड नॉट ऑन ऑल फोरफीडेड शेयर्स। इसका मतलब यह है कि जब हम कैपिटल प्रॉफिट की बात करें वो तभी होगा जब हम एक्चुअल में फोरफीडेड शेयर को री इशू कर देते हैं। सारे फोरफीडेड शेयर्स पे नहीं होगा, क्योंकि अभी ये हमने इशू करने हैं, वी डोंट नो कि ये हमारे कितने पे इशू होंगे। ठीक है, तो जो हमारे बैलेंस में पड़े हैं, जो शेयर्स हमारे अन इशूड हैं अभी भी, जो हमने अभी तक री इशू नहीं किए हैं, उनका बैलेंस फोरफीडेड शेयर्स में रिफ्लेक्ट होता रहेगा, और जो री इशू हो जाते हैं उनका जितना भी प्रॉफिट रह गया वो सारा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। Hence, when a part of the forfeited shares are reissued, the proportionate amount of balance should be transferred to capital reserve। तो ये तो सिंपल है कि अगर हमने सपोज 50% री इशू किए हैं शेयर्स, तो जो प्रॉफिट आएगा इन 50% शेयर्स पे सिर्फ वही कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। बैलेंस जो 50% है वो शेयर फॉरफीडेड अकाउंट में वैसे ही शो होता रहेगा। क्लियर? अब इनको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं जो भी हमने कॉन्सेप्ट अभी तक डिस्कस किए। द डायरेक्टर ऑफ पोली प्लास्टिक लिमिटेड रिजॉल्व्ड दैट 200 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच be forfeited for non-payment of the second and final call of ₹30 per share. Out of these, 150 shares were reissued at ₹60 per share to Mohit. Show necessary journal entries. अब देखिए 200 शेयर्स जो हैं वो हमने फोरफीड कर दिए हैं बिकॉज ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹30। अब 100 रुपीज़ के शेयर्स हैं, 30 रुपीज़ की फाइनल कॉल है, यानी इससे पहले 70 रुपीज़ हमें रिसीव हो चुके हैं इन 200 शेयर्स पे। ठीक है, ये हमें रिसीव हो चुके हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो शेयर फोरफीडेड अकाउंट होगा वो 14,000 से क्रेडिट हुआ होगा। तो पहले तो हम ये एंट्री करेंगे शेयर फॉर फीचर की, उसके बाद हम री इशू की एंट्री करेंगे। 200 में से 150 शेयर्स हमने 60 पे बेच दिए। 60 के बेचने का मतलब है हमने 40 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया है। यहाँ पे हमें रिसीव कितने हुए थे, 70। इसका मतलब 30 रुपीज़ का अमाउंट कैपिटल रिजर्व में शिफ्ट होगा ऑन 150 शेयर्स। तो इसका मतलब ये हो गया 4,500 हमारा कैपिटल रिजर्व में शिफ्ट हो जाएगा, और बैलेंस जो हमारे पास 50 शेयर्स बचे हैं उस पे हमारा जो प्रॉफिट था 70 रुपीज़ के हिसाब से वो शेयर फॉर फीचर अकाउंट में ही रहेगा, यानी हमारा शेयर फॉर फीचर अकाउंट 3500 से रिफ्लेक्ट होता रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं इनकी एंट्रीज को एक एक करके। तो सबसे पहले हम एंट्री करेंगे शेयर की फॉर फीचर की। तो फॉर फीचर अकाउंट की एंट्री हम कैसे करेंगे, देखिए पहले तो हमने 200 शेयर्स कैंसिल किए हैं, तो उसका 100 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से 20,000 रुपीज़ शेयर कैपिटल अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा। तो इससे ये शेयर कैपिटल हमारी कैंसिल हो गई। अब जब भी हमने कैलकुलेशंस करी थी कि शेयर फॉर फीचर अकाउंट में 14,000 जाएंगे, 200 शेयर्स पे 70 रुपीज़ हमें प्रॉफिट मिला था, या 70 रुपीज़ हम रिसीव कर चुके थे। तो हमारा शेयर फॉर फीचर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा विद 14,000, 70 इंटू 200, और बैलेंस जो है वो हमारा शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 6,000 जो हमारी ड्यू थी वो हम इसको क्रेडिट करके इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे। अब हमारी बुक्स में शेयर फॉर फीचर अकाउंट रिफ्लेक्ट हो रहा है 14,000 से।
अब हमने इसमें से 150 शेयर्स इशू किए एट 60, यानी हमें जो अमाउंट मिली वो मिली 9000 रुपीज़ टोटल। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट से हमें क्रेडिट डेबिट कर देंगे क्योंकि 9000 रिसीव हुई है। अब हमने उसको 40 रुपीज़ के हिसाब से डिस्काउंट दिया है, तो 150 इंटू 40 एट द रेट ₹40 बना 6000। तो हमने जो डिस्काउंट दिया है वो शेयर फोरफीचर्ड अकाउंट में डेबिट कर दिया 6000, और अल्टीमेटली 150 शेयर्स के ऊपर 15000 जो हमारी शेयर कैपिटल थी वो हमने क्रेडिट कर दी। अब इससे हमारे शेयर्स री इशू हो गए। अब हमारे पास एक काम बचा है कि ये जो 150 शेयर्स हमने इशू किए इनके प्रॉफिट्स को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना। तो अभी हमने कैलकुलेट करे थे कि 4500 हमारा कैपिटल रिजर्व में जाएगा। तो हम शेयर फोर फीचर अकाउंट को डेबिट करेंगे विद 4500 और कैपिटल रिजर्व अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे विद द सेम अमाउंट। तो इससे प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ 154 फीडेड शेयर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो इन सारी एंट्री से क्या हुआ, 150 शेयर्स का पूरा हिसाब कंप्लीट हो गया। अब जो 50 शेयर्स बचे हैं बस उसी की अमाउंट शेयर फॉर फीडेड अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो रही है, और वो 3500 है। देखिए 6000 हमने यहाँ पे डेबिट किया था और 4500 यहाँ पे डेबिट किया था, यानी 10500 हम डेबिट कर चुके हैं, और हमारे पास बैलेंस था 14000, यानी 3500 हमारा रिफ्लेक्ट कर रहा है अभी भी बुक्स में, जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि 3500 ही हमारा रह जाएगा शेयर फोर फीचर अकाउंट में। तो आई होप अब आपको इस एग्जाम्पल से काफ़ी क्लैरिटी आ गई होगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर डाउट हो तो कमेंट्स में डाल सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ऑन January 1, 2015 द डायरेक्टर ऑफ एक्स लिमिटेड issued for public subscription 50,000 equity shares of ₹10 each at ₹12 per share, payable as to ₹5 on application including premium। तो ये 3+2 प्रीमियम का है, ₹4 ऑन अलॉटमेंट एंड द बैलेंस ऑन कॉल ऑन May 1, 2015। तो बैलेंस अपना आ जाएगा, 4 इधर आ गया, 3 इधर आ गया, 4 + 3 7, यानी 3 हमारा बैलेंस बचा है जो हम कॉल में लेंगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। द लिस्ट्स वर क्लोज्ड ऑन February 10, 2015 by which date applications for 70,000 shares were received। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 फरवरी को हमने क्लोज कर दी एप्लीकेशंस, और टोटल 70,000 हमें एप्लीकेशंस मिली थी। हम 50,000 के लिए हमने इशू किया था, लेकिन 70,000 रिसीव हो गई। ऑफ द कैश रिसीव्ड ₹40,000 वाज रिटर्न्ड एंड ₹60,000 वाज अप्लाइड टू द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। तो इसका मतलब ये हुआ 40,000 हमने रिटर्न दे कर दिया और 60,000 अप्लाई कर दिया। अब देखिए 70,000 शेयर्स पे ₹5 पर शेयर जो एप्लीकेशन बनी है उसके हिसाब से हमें 3,50,000 अमाउंट मिलेगी। इसमें से जो एक्चुअल में शेयर्स इशू होंगे वो 50,000 के हैं, तो 50,000 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी 2,50,000 जो है वो हमारी एडजस्ट हो जाएगी शेयर कैपिटल प्लस शेयर प्रीमियम में। बैलेंस बचता है हमारे पास 1,00,000। अब उसने उस 1,00,000 का बाइफर्केशन दे दी है कि 40,000 जो है वो रिटर्न हो गया और 60,000 अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया। ठीक है, द बैलेंस ऑफ विच वॉज पेड ऑन February 16। तो ये जो बैलेंस पे किया है 40,000 का, वो 16 फरवरी को रीपे कर दिया गया। All the shareholders paid the call due on May 1, 2015 with the exception of an allotee of 500 shares। मतलब जितनी पेमेंट्स आनी थी वो सब आ गई हैं, एक्सेप्ट फॉर वन शेयर होल्डर जिसने लास्ट कॉल पे 500 शेयर्स पे पैसा नहीं दिया है, यानी कि 500 शेयर्स पे हमें ₹3 जो कॉल के आने थे वो नहीं मिले हैं, यानी 1,500 हमारा कॉल्स इन एरियर्स है, यू कैन से। These shares were forfeited on 29th of September and reissued as fully paid at ₹8 per share। ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ पे कितना मिल चुका था, 10 में से 3 अगर हम निकाल दें तो हमें 7 मिल चुका था यहाँ पे। उसमें से हमने ₹2 एज अ डिस्काउंट दे दिया और ₹8 पे हमने इसको इशू कर दिया। ठीक है, द कंपनी एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी डज नॉट मेंटेन अ कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। तो इसका मतलब हम कॉल्स इन एरियर्स में शिफ्ट नहीं कर सकते। हमारी जो एरियर होगा वो हम एज सच शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में ही ड्यू रखेंगे और एंड में वहीं से फोरफीड करेंगे शेयर्स को। रिकॉर्ड जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये 3,50,000 की एंट्री रिसीव करेंगे, क्योंकि 10 फरवरी को जब हमने बुक्स क्लोज करी, अपना इशू क्लोज किया, तो हमें 70,000 एप्लीकेशंस मिली ₹5 के हिसाब से, तो 3,50,000 रिसीव हुआ। तो पहले उसकी एंट्री कर लेंगे।
तो बैंक अकाउंट February 10 को हमारा डेबिट हो गया विद 3,50,000। अब इसके दो पोर्शन है, वो हम आगे बात करेंगे। और इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया। अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ 70,000 शेयर्स एट ₹5 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। अब इसमें से हमने जो 50,000 शेयर्स को अलॉटमेंट करनी थी उसकी एंट्री हमने पहले कर ली है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 50,000 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,50,000 आएगा, तो इतना हमने डेबिट कर दिया इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये वो पैसा है जो कि हम एडजस्ट करेंगे बुक्स में। उसमें से ₹3 पर शेयर के हिसाब से तो एक्चुअल में इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट हो जाएगा, यानी 1,50,000, तो ये चला गया। और बैलेंस ₹2 हमारा प्रीमियम था, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में ₹2 के हिसाब से 1 लाख शिफ्ट हो गया। तो इससे हमारा 2,50,000 एडजस्ट हो गया एप्लीकेशन मनी में से। अब हमारी जो 1 लाख एप्लीकेशन बची है मनी, उसको हमने जैसे बुक क्वेश्चन में लिखा 40,000 रिफंड कर देंगे और 60,000 को अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। तो वो एंट्री आ जाएगी February 16 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट ₹1,00,000 हमने डेबिट कर दिया। अब इसमें से जो रिफंड हमने किया है वो किया 40,000, तो 40,000 की एंट्री हमने बैंक की कर दी, क्रेडिट कर दिया। और अलॉटमेंट अकाउंट में एडजस्ट किया है 60,000, तो अलॉटमेंट को हमने क्रेडिट कर दिया विद 60,000। ठीक है, अब इससे हमारी अलॉटमेंट कंप्लीट हो गई। अब हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट हमने डेबिट कर दिया ₹4 पर शेयर के हिसाब से हमें क्वेश्चन में दिया है, तो ₹2,00,000 हमारे डेबिट हो गए। और इक्विटी शेयर अकाउंट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया 2,00,000 से। अब इस पे सारे पैसे हमें मिल चुके थे, तो इसमें से हमारे पास 60,000 ऑलरेडी आ चुके थे जो हमने एडजस्ट किए थे, यानी बैलेंस 140 बचा है जो हमें मिल गया। तो हमने Feb 16 को बैंक अकाउंट को डेबिट किया विद 1,40,000 और इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 1,40,000। इससे हमारा अलॉटमेंट अकाउंट कंप्लीट हो गया। ठीक है, और हमारी एप्लीकेशन भी सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब बारी आती है कॉल की, तो अब हम पहले कॉल ड्यू करेंगे। तो इक्विटी शेयर मई 1 को इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हमने डेबिट कर दी 1,50,000 से ₹3 पर शेयर के हिसाब से। और इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट हमारा क्रेडिट हो गया विद द सेम अमाउंट। अब हमारे पास 1,500 अमाउंट है जो रिसीव नहीं हुई है, तो बैलेंस अमाउंट जो हमें रिसीव हुई है उसकी एंट्री कर लेंगे। बैंक अकाउंट को डेबिट कर लेंगे 1,48,500 और इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को क्रेडिट कर देंगे विद द सेम अमाउंट। अब हमारे पास 1,500 का डेफिसिट रह गया है जो कि इस अकाउंट में अभी तक डेबिटेड है। अब हम उसको सितंबर 29 को शेयर को फोरफीड कर लेंगे। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, पहले तो ये सारी एंट्री रिवर्स करेंगे। 500 शेयर्स हैं तो इंटू 10 ₹5,000 हमारा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, तो ये एंट्री रिवर्स हो गई। अब जितना हमें रिसीव हो चुका है, तो हमें इस पे ऑलरेडी जैसे मैंने बताया ₹7 रिसीव हो चुके हैं, तो 500 इंटू 7 3,500 हमारा शेयर फॉर फीचर अकाउंट में चला जाएगा। और जो बैलेंस 1,500 है जो कि हमारा इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में ड्यू था, वो हम क्रेडिट करके इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे। अब इससे हमारी सारी एंट्रीज कंप्लीट होगी। अब हमारे पास शेयर फॉर फीचर अकाउंट में 3,500 बचे हैं। अब बारी आती है री इशू की। अब री इशू में उसने बात करी है कि हमने उसको ₹8 पर शेयर के हिसाब से दे दिए हैं 500 शेयर्स, यानी अब हमें ₹4,000 रिसीव होंगे। तो बैंक अकाउंट हमारा डेबिट हो गया 4,000 से। अब हमने ₹8 पे दिए हैं, यानी ₹2 पर शेयर हमने इसको एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया है। और वो जो ₹2 का डिस्काउंट है वो जाएगा अब शेयर फॉर फीचर अकाउंट में, जैसे हमने थोड़ी देर पहले डिस्कशन करी, यानी ₹1,000 हमारे डेबिट हो जाएंगे टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। और 500 के हिसाब से ₹10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ₹5,000 के हिसाब से हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो ये हमारे शेयर्स री इशू हो गए। अब हमारे पास जितना भी शेयर फॉर फीचर अकाउंट में बैलेंस बचा था वो सारा हम ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि हमने सारे के सारे शेयर्स री इशू कर दिए हैं। तो हमारे पास 3,500 था, उसमें से हमने 1,000 यूज़ कर लिया, तो बैलेंस 2,500 बचा। तो शेयर फॉर फीचर अकाउंट को 2,500 से हमने डेबिट कर दिया और कैपिटल रिजर्व को क्रेडिट कर दिया। ठीक है, तो इससे हमारा ये सारा क्वेश्चन जो है हमने सॉल्व कर दिया है। तो आई होप अब आपको इस सारी जर्नल एंट्रीज को कैसे करना है इसके बारे में अच्छे से क्लैरिटी आ गई होगी। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। गरिमा लिमिटेड इशूड अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर 3,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹20 पेबल एज फॉलोज। तो ₹100 पे शेयर इशू हो रहे हैं, ₹20 प्रीमियम है। एप्लीकेशन पे 20, अलॉटमेंट में 50 इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कि ये आपका हो गया 30 + 20। और उसके बाद 2 कॉल्स हैं, एक ₹20 की और एक ₹30 की। ठीक है, एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर 4,000 शेयर्स।
3000 शेयर्स के लिए हमने इशू लेके आए थे, 4000 एप्लीकेशन आ गई हैं। अलॉटमेंट्स मेड ऑन प्रो राटा बेसिस, ठीक है, प्रो राटा बेसिस पे अलॉटमेंट हुई है टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 3600 शेयर्स। तो 3600 शेयर्स जिन्होंने मांगे थे उनको हमने 3000 शेयर्स प्रोपोर्शनेटली दे दिए, यानी बैलेंस 400 जो है वो रिफंड हो जाएंगे। 400 शेयर्स की अमाउंट हमें वापस करनी है। द रिमेनिंग एप्लीकेशंस बीइंग रिजेक्टेड, मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड ऑन अकाउंट ऑफ सम्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट। तो ये जो प्रोपोर्शनेट हमने शेयर्स इशू किए हैं इसका अलॉटमेंट में अमाउंट एडजस्ट कर देंगे। अब आगे क्या कहता है क्वेश्चन में, रेणुका टू होम 360 शेयर्स वर अलॉटेड फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी एंड कॉल्स मनी। तो मतलब रेणुका ने सिर्फ एप्लीकेशन मनी यानी 20 रुपीज़ पर शेयर दिया था, उसके पास 360 शेयर्स अलॉट हुए थे, उससे उसके बाद हमारे पास कुछ नहीं आया है, एंड हर शेयर्स वर फोरफील्डेड। ठीक है, तो पहले तो हमें ये सारी एंट्रीज करेंगे। उसके बाद कनिका द एप्लीकेंट ऑफ 200 शेयर्स फेल्ड टू पे 2 कॉल्स। अब रेणुका ने तो अलॉटमेंट नहीं नहीं दी थी, प्लस कॉल्स नहीं दी थी। कनिका एक ऐसी शेयर होल्डर है जिसके पास 200 शेयर्स हैं, उसने दोनों कॉल्स नहीं दी हैं। ठीक है, हर शेयर वर ऑल्सो फोरफील्डेड। ऑल दीज शेयर्स वर सोल्ड टू नमन एज फुल्ली पेड फॉर ₹80 पर शेयर। तो मतलब 360 प्लस 200 560 शेयर्स बाद में हमने नमन को इशू कर दिए एट ₹80 पर शेयर। अब हमें जर्नल एंट्रीज करनी है। तो देखिए पहले तो हम नॉर्मल जर्नल एंट्रीज करेंगे फोर फीचर से पहले की, तो वो तो सिंपल रहेंगी, पहले वो कर लेते हैं, फिर मैं आगे आपको डिस्कस करेंगे कि फोर फीचर में हम कैसे कैसे काम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले एप्लीकेशन देख लेते हैं। तो 4000 शेयर्स के ऊपर 20 रुपीज़ के पर शेयर के हिसाब से हमारे पास अमाउंट आई होगी 80,000। ठीक है, तो 80,000 हमें बैंक अकाउंट में रिसीव हो जाएगा, तो बैंक अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे विद 80,000 रुपीज़, और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा विद 80,000 रुपीज़। अब इसमें से हमने एक्चुअल में 3000 शेयर्स इशू करने हैं, तो 3000 शेयर्स के ऊपर 20 रुपीज़ के हिसाब से 60,000 शेयर कैपिटल में जाएगा। ठीक है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा 60,000 से। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को हम पूरा डेबिट कर देंगे 80,000 से, क्योंकि इसको हम अकाउंट को क्लोज कर देंगे। तो इतना इसमें चला गया। बाकी हमारे पास जो एडजस्टमेंट है, अब हमें एडजस्टमेंट के लिए कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी कितना अलॉटमेंट अकाउंट में जाएगा। अब देखिए 3600 शेयर्स ने जिन्होंने अप्लाई किए थे उनको हमने शेयर्स पूरे दिए, तो इन्होंने मल्टीप्लाइड बाय 20 इतना पैसा दिया होगा, यानी हमें 72,000 रुपीज़ रिसीव हुए हैं, जबकि एक्चुअल में हमारा जो इशू था वो 60,000 का था, यानी 12,000 जो है वो एक्स्ट्रा आ चुका है हमारे पास, जो कि हमारा अलॉटमेंट अकाउंट में एडजस्ट हो जाएगा। तो ये 12,000 हमारा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में हमने क्रेडिट कर दिया। ठीक है, तो इससे हमारा ये पैसा वहाँ पे चला गया, और बैलेंस जो एप्लीकेशंस बची थी, बैलेंस हमारे पास 400 शेयर्स थे, उसका 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8,000 रुपीज़ हमारा हमने रिफ़ंड करना था, तो हमने 8,000 रुपीज़ बैंक अकाउंट को क्रेडिट करके रिफ़ंड कर दिया। ठीक है, इससे हमारा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास अलॉटमेंट अकाउंट में 12,000 रुपीज़ पार्क्ड है। अब नेक्स्ट एंट्री करेंगे जब हम अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट हमने ड्यू करा, अलॉटमेंट अकाउंट में 50 रुपीज़ का है, 30 प्लस 20 का, तो 50 के हिसाब से 1,50,000 हमारी टोटल अमाउंट ड्यू होगी अलॉटमेंट में। उसमें से 30 के हिसाब से शेयर कैपिटल अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा 90,000, और 20 के हिसाब से हमारा प्रीमियम रिजर्व अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा विद 60,000। ठीक है, तो हमारी अलॉटमेंट हो गई। तो चलिए पहले वर्किंग नोट्स बना लेते हैं। अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट हैज़ बीन कैलकुलेटेड एज फॉलोज। तो देखिए टोटल मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट 3000 शेयर्स के ऊपर 50 रुपीज़ के हिसाब से हमें पैसे मिलने थे अलॉटमेंट पे, तो यानी 1,50,000 टोटल अमाउंट ड्यू है, उसमें से हमने कुछ पैसा एडजस्ट किया है। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 600 शेयर्स एडजस्टेड टुवर्ड अलॉटमेंट मनी। 3600 एप्लीकेशन आई थी, यानी 600 रुपये का पैसा हमने एडजस्ट कर लिया। तो 600 मल्टीप्लाइड बाय 20 जो हमें मिला था वो 12,000 यहाँ एडजस्ट हो गया है, यानी जो नेट अमाउंट ड्यू है वो है 1,38,000 ऑन 3000 शेयर्स। अब उसमें से 360 शेयर्स रेणुका के पास थे, तो इसकी प्रोपोर्शनेट अमाउंट कितनी ड्यू थी, तो वो करने के लिए हम क्या करेंगे, 360 डिवाइडेड बाय 3000 मल्टीप्लाइड बाय 1,38,000। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि ये जो 1,38,000 टोटल ड्यू है ये 3000 शेयर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो 360 पे कितनी अमाउंट ड्यू है, तो 360 शेयर्स पे इस कैलकुलेशन के बाद हमें पता चलता है कि 16,560 अमाउंट ड्यू है, यानी ये अमाउंट हमें नहीं मिली है, क्योंकि उसने तो पैसे दिए नहीं रेणुका ने, तो बाकी सब ने दे दिए, तो यानी 138 माइनस 16,560,
ये अमाउंट है जो हमें एक्चुअल में अलॉटमेंट पे मिली है, 1,21,440। तो इसकी अब हम एंट्री यहाँ पे कर लेंगे। तो बैंक अकाउंट हमारा हो जाएगा डेबिट विद 1,21,440 और शेयर अलॉटमेंट अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा विद द सेम अमाउंट। अब कॉल की बारी आई तो हम पहले फर्स्ट कॉल मेक करेंगे। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट में 20 रुपीज़ के हिसाब से 60,000 डेबिट हो जाएगा और फिर हम करेंगे ये सेम अमाउंट हमारी क्रेडिट हो जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट में। अब हम बात करेंगे कि हमें कॉल पे पैसा मिला कितना फर्स्ट कॉल पे। तो देखिए 360 शेयर्स का पैसा नहीं मिला प्लस 200 का नहीं मिला, यानी 560 शेयर्स का पैसा कॉल पे नहीं मिला। और कॉल हमारी थी 20 रुपीज़ की। अगर इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आ जाएगा 11,200। तो 11,200 हमारा शॉर्टफॉल है कॉल में। तो 60,000 माइनस 11,200 जो हमें नहीं रिसीव होगा तो उसका बैलेंस कितना आ जाएगा 48,800 जो हमें रिसीव हो गया है। ठीक है, तो उसकी एंट्री कर देंगे। बैंक अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा विद 48,800 और शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा विद द सेम अमाउंट। अब हमारी सेकंड कॉल ड्यू होगी तो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल में हमारे पास 30 रुपीज़ के हिसाब से 90,000 ड्यू होंगे जो हमने क्रेडिट कर दिया शेयर कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, अब इस पे भी सेम अमाउंट हमें रिसीव नहीं होगी। तो अगेन 2,440 शेयर्स पे हमें 30 रुपीज़ के हिसाब से पैसे मिले तो 73,200 हमारा बैंक अकाउंट में डेबिट हो गया और शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल भी 73,200 से हमारी डेबिट हो गई। ठीक है, तो इससे हमारी सारी एंट्रीज हो गई। अब हमारे पास फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल और अलॉटमेंट मनी में कुछ अमाउंट्स ड्यू हैं जो हमें रिसीव नहीं हुई हैं। अब हम शेयर्स को करेंगे फोरफीड। ठीक है, तो अब हमने सारे शेयर्स 560 के 560 शेयर्स फोरफीड कर दिए। तो उसके लिए शेयर कैपिटल अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा विद 56,000। आगे की एंट्रीज कैसे करनी है उसको एक वर्किंग नोट के थ्रू डिस्कस करते हैं। क्योंकि 360 शेयर्स पे हमें प्रीमियम नहीं मिला है, सिक्योरिटीज प्रीमियम 20 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, तो हमें सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। तो वो डेबिट हो जाएगा हमारा 360 इंटू 20, इस अमाउंट से डेबिट हो जाएगा जो आ जाएगा 7,200 रुपीज़। ठीक है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट हमारा 7,200 से डेबिट हो गया। तो सबसे पहले रेणुका ने कितने शेयर्स अप्लाई किए थे पहले वो देख लेते हैं। तो अगर हम 360 को 3,600 जितनी एप्लीकेशन आई थी उससे मल्टीप्लाई करके और 3,000 से डिवाइड कर देंगे जो एक्चुअल नंबर ऑफ शेयर्स हमने अलॉट करने थे, तो हमें उसके टोटल अप्लाइड शेयर्स पता चल जाएंगे। तो उसने 432 शेयर्स अप्लाई किए होंगे तभी उसको 360 शेयर्स अलॉट हुए हैं। अब ये एट द रेट ₹20 हमें मिला होगा एप्लीकेशन में, यानी 8640 हमें मिल चुका है। सिमिलरली कनिका के जो 200 शेयर्स हैं उस पे हमें एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों मिल चुके हैं, यानी कि हमारे पास टोटल उसके 50 रुपीज़ आ चुके हैं, 30 + 20, तो उसका 10,000 रुपीज़ हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है, यानी हम 18,640 रिसीव कर चुके हैं। तो ये हमारा शेयर फोरफीडेड अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो ये शेयर फोरफीचर अकाउंट में 18,640 हमने क्रेडिट कर दिया। अब इसके अलावा हमारे पास शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में 16,560 जो है डेबिट बचा हो उसको क्रेडिट कर देंगे। फर्स्ट कॉल में जो डेबिट बचा है 11,200 उसको भी क्रेडिट कर देंगे और सेकंड एंड फाइनल कॉल में 16,800 बचा है उसको भी क्रेडिट कर देंगे। तो ये हमारी शेयर फोरफीटर की पूरी कंप्लीट एंट्री हो जाएगी। तो हमारा शेयर फोरफीटेड अकाउंट पूरा कंप्लीट हो गया। अब हमने वो शेयर्स कर दिए री इशू 560 शेयर्स। अब वो शेयर्स इशू हुए हैं एट ₹80, यानी कि हमने 20 रुपीज़ का फर्दर डिस्काउंट दिया है। तो 20 रुपीज़ के हिसाब से हम शेयर फोरफीचर अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो ये शेयर फोरफीचर अकाउंट 560 मल्टीप्लाइड बाय 20, इतना जो डिस्काउंट दिया है शेयर फोरफीचर अकाउंट के थ्रू डेबिट हो जाएगा और जो हमें एक्चुअल में पैसे मिलेंगे वो मिलेंगे 44,800 जो हमने बैंक को डेबिट कर दिए और 560 शेयर्स पे 56,000 हमारी शेयर कैपिटल क्रेडिट हो गई। तो इससे हमारे शेयर्स री इशू हो गए। अब क्योंकि अगेन सारे शेयर्स हमने री इशू किए हुए हैं तो 11,200 यहाँ एडजस्ट हो चुका है और 18,640 हमारा बैलेंस था। तो बैलेंस जो बचा है वो सारा का सारा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो हम शेयर फोरफीचर अकाउंट को डेबिट कर देंगे 7,440 से और कैपिटल रिजर्व अकाउंट को कर देंगे सेम अमाउंट से क्रेडिट। तो इससे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हमने बात करी कि फोरफीचर शेयर्स जो होते हैं उनको हम री इशू करते हैं तो उसके लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है और कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हमने इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने की कोशिश करी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।